हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ जई। आज हम एक नया रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स। अब ये सल्फोनेशन है क्या? जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर ले किससे, हेलोजन से, तो कौन सा रिएक्शन बनता है? हेलोजिनेशन। और अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले नाइट्रो ग्रुप से तो कौन सा रिएक्शन बनता है? नाइट्रेशन। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले तो वो क्या बनता है? सल्फोनेशन। इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा? ओलियम। ओलियम इसके लिए यूज़ होता है और ओलियम मिक्सचर है किस चीज़ का? सल्फ्यूरिक एसिड का और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का। सही हो गया। अब जो है ना, लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने कहा था कि टर्शरी आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से, बिल्कुल इसी तरह सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है इन केस ऑफ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के केस में भी आपके पास जो टर्शरी अल्केन होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू प्राइमरी। अगर हम यहाँ पे रिएक्शंस को देख ले, ये क्या है आपके पास? ब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? एक टर्शरी हाइड्रोजन है और एक प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये वाला जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है उसके साथ जो 3 हाइड्रोजन अटैच है ये भी प्राइमरी है और ये वाले भी प्राइमरी है। सेम ही कंपाउंड में आपके पास 2 तरह के हाइड्रोजन है, एक टर्शरी और बाकी जो है आपके पास कितने हाइड्रोजन है? और 9। तो ये 9 के 9 जो आपके पास हाइड्रोजन है ये कौन से? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो 1 टर्शरी हाइड्रोजन है और 9 प्राइमरी हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन की रेशो को देख ले तो इस हवाले से प्राइमरी हाइड्रोजन आपके पास क्या है? ज़्यादा है। 9:1 के हिसाब से ये आपके पास ज़्यादा है। लेकिन अगर रिएक्शन की बात कर ले तो रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ हो रहा है टर्शरी हाइड्रोजन पे रिएक्शन हो रहा है। टर्शरी हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है और टर्शरी कार्बन के साथ ही सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि टर्शरी जो है ना बहुत 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 ज़्यादा ही रिएक्टिव है कंपेयर टू प्राइमरी। यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है और 9 हाइड्रोजन के साथ कोई भी जो है ना उसने रिप्लेस नहीं किया, लेकिन सिर्फ जो है ना टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख ले, ये देख ले स्ट्रेट चेन है आपके पास। स्ट्रेट चेन में कितने आपके पास कार्बन है? 6 कार्बन। तो ये क्या है? एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। तो जब एन हेक्सेन को ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ, मतलब कि ओलियम के साथ एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा? इस केस में भी आपके पास 2 तरह के चांसेस है। किस तरह? यहाँ पे ये देख ले, ये टर्मिनल जो आपके पास है और ये टर्मिनल, ये क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर बाकी जो है ना कार्बन की बात कर ले तो इसके साथ कौन से हाइड्रोजन अटैच है? सेकेंडरी। तो यहाँ पे इस केस में प्राइमरी भी है और सेकेंडरी, लेकिन रिएक्शन किस वाले कार्बन पे हो रहा है? सेकेंडरी पे। ये देख ले, सेकेंडरी कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है। अगर जिस तरह हमने पहले बात की कि यहाँ पे टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से और सेकेंडरी प्राइमरी से, तो इस केस में, लास्ट वाले केस में आपके पास 2 तरह के हाइड्रोजन हैं। कौन कौन से? सेकेंडरी और प्राइमरी। तो इसलिए रिएक्शन सिर्फ सेकेंडरी पे हो रहा है। सही हो गया। अभी इसका जो है ना मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। इसमें कौन सा मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। जिस तरह इन केस ऑफ नाइट्रेशन हमने देखा था, यहाँ पे देख ले नाइट्रेशन का मैकेनिज़्म जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या हो रहा है। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो आपके पास 2 तरह के रेडिकल्स बन रहे हैं, एक हाइड्रोक्साइड रेडिकल और एक नाइट्रो ग्रुप रेडिकल। तो ये हाइड्रोक्साइड जो आपके पास रेडिकल बन रहा है ये फिर अल्केन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनता है? अल्काइल रेडिकल और वाटर। यही अल्काइल रेडिकल फिर इस नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? नाइट्रो अल्केन। बिल्कुल सेम पैटर्न आपके पास सल्फोनेशन में भी फॉलो हो रहा है।
यहाँ पे देख ले सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपके पास क्या हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है यहाँ पे भी। तो एक आपके पास क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड रेडिकल, और दूसरा सल्फोनिक ग्रुप रेडिकल बन रहा है। सही हो गया। तो ये जिस तरह लास्ट केस में हाइड्रोक्साइड ने क्या किया था, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया था और क्या बना था, वाटर। तो यहाँ पे भी जो है ना, आप इस केस में भी क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और एक अल्काइल रेडिकल बन रहा है। तो यही अल्काइल रेडिकल इस सल्फोनिक जो आपके पास रेडिकल है इसके साथ क्या हो गए, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सल्फोनिक एसिड बना रहा है। सही हो गया। अल्काइल सल्फोनिक एसिड आपके पास प्रोडक्ट इसी तरह बन रहा है। तो इस केस में कौन सा जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। चलो अभी नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, कंबशन और ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इस केस में क्या है, अल्केन। तो कंबशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन अगर हम बात कर ले तो क्या होता है, अल्केन के बर्निंग के लिए स्मॉल इग्निशन जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। सही हो गया। तो जब हम अल्केन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है इस केस में, जब हम मीथेन को कंप्लीटली बर्न करते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जब हम क्या बर्न करते हैं, मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। सही हो गया। यहाँ रिएक्शन फॉर्म में देख ले, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा है आपके पास, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर विद द रिलीज ऑफ 891 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। सही हो गया। तो अगर क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपके पास बर्न हो रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप यहाँ इस हीट से भी देख सकते हैं। तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, 891 किलो जूल पर मोल। तो अगर यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन को देख ले तो 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए कितने जो है ना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में आपके पास कंप्लीट कंबशन हो रही है, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई हो जाए ऑक्सीजन की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज अगर 1 जो है ना मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर ले या 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर ले, मतलब कि अगर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से आप कम ऑक्सीजन यूज़ कर ले, तो उस केस में जो कंबशन होगी वो क्या होगी, इनकम्प्लीट कंबशन। तो आपके पास उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेगा, उस केस में आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। वो क्या होगा, सपोज अगर जो है ना आप क्या मीथेन वो करते हो, बर्न करते हो, तो क्या बनेगा आपके पास, मिथेनॉल। या अगर उसमें क्या हो, ईथेन भी हो, तो उस केस में क्या बनेगा, इथेनॉल। और अगर वहाँ पे आपके पास ये फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है और एसिटिक एसिड भी बन सकता है। और ये प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट कंबशन, ये कमर्शियल स्केल पे इन सारी चीज़ों के सिंथेसिस के लिए यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियली ये प्रोसेस यूज़ हो रहा है। सही हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की कि मीथेन के जब हम कंबशन करते हैं तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती हैं। तो यहाँ पे रिलीज़ ऑफ एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बॉन्ड के साथ। सही होगी। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी। यहाँ पे इस एग्जांपल्स को देख लें। मीथेन के केस में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, 891 किलो जूल पर मोल। इन केस ऑफ ईथेन 1559 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जो है ना प्रोपेन के केस में देख ले 2220 किलो जूल पर मोल। ब्यूटेन के केस में देख ले 2877 किलो जूल पर मोल। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज़ हो रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। सही हो गया। ये तो आपके पास प्रैक्टिकली जो इन लोगों ने वैल्यूज़ निकाली है वो लिखी हुई है यहाँ पे। अगर हम थ्योरेटिकली बात कर ले, जिस तरह मैंने कहा कि एनर्जी रिलीज़ जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकली भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है कि मीथेन जब हम बर्न करते हैं तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, 891 किलो जूल पर मोल। मीथेन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं,
मीथेन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, काउंट कर ले, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब ब्रेक होती हैं तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इस केस में, 891 किलो जूल पर मोल। तो इस 891 किलो जूल पर मोल को आप 4 पे डिवाइड कर ले तो एक बॉन्ड के लिए एनर्जी जितने रिलीज हो रही है वो आ जाएगी, वो कितनी है, 222.75 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जब सिंगल बॉन्ड जो है ना ब्रेक होता है। सिंगल बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 222.75 किलो जूल पर मोल। तो अभी ईथेन के लिए इस तरह थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इस केस में। ईथेन के केस में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 3 इस हाइड्रोजन के साथ हो गए, 3 इस हाइड्रोजन के साथ 6, और एक कार्बन कार्बन के बीच में है तो 7 हो गए। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 7। तो सिंगल बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी वो रिलीज होती है, 222.75। तो 222.75 को मल्टीप्लाई कर ले 7 के साथ, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, 1559.25। ये क्या है, थ्योरेटिकल, और एक्चुअल यहाँ पे हमने लिखी हुई है 1559। तो ये देख ले बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू जो है ना आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। पायरालिसिस, अब ये पायरालिसिस क्या है, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन बाय प्रोवाइडिंग हीट, तो इसको क्या कहते हैं, पायरालिसिस। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट प्रोवाइड करके उसमें ब्रेक डाउन होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पायरालिसिस। और इन केस ऑफ अल्केन इसको क्रैकिंग भी कहते हैं, क्रैकिंग भी कहते हैं। ये क्रैकिंग या पायरालिसिस किसके थ्रू होती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। जिस तरह लास्ट एग्जांपल्स में हमने देखा था कि जो आपके पास रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसी तरह इन केस ऑफ पायरालिसिस और क्रैकिंग इस केस में भी कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। सही हो गया। अगर आप कोई भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ले ले, अल्केन्स ले ले, तो बाय प्रोवाइडिंग हीट तो उसमें क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन, तो वो कन्वर्ट होगा मीथेन या ईथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन में। मतलब कि अगर लॉन्ग चेन है तो वो स्मॉलर चेन में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू, क्रैकिंग के थ्रू। सही हो गया। और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, हीट। इंडस्ट्रियली जो है ना क्रैकिंग को किस तरह परफॉर्म करते हैं, एक प्री हीटेड चैम्बर होता है और उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 400 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस जो चैम्बर है उसको हीट करते हैं और फिर इस अल्केन को उसमें से पास आउट करते हैं। तो इससे जो प्री हीटेड चैम्बर है उसमें से इस अल्केन को हीट मिलता है और उसमें क्या होता है, क्रैकिंग। मतलब कि जो लार्जर कंपाउंड है वो स्मॉलर कंपाउंड में डिकम्पोज होता है, तो इस डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, क्रैकिंग। डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, क्रैकिंग। और यही डिकम्पोजिशन जो है या क्रैकिंग जो है या जो इस कंपाउंड में ब्रेक डाउन होती है, ये इन 4 बातों पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल अल्केन, कि इस आपके कंपाउंड जो आप उसमें से चैम्बर में से पास करते हो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रेट चेन है या उसमें ब्रांचेस भी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। सही हो गया। तो वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सेकंड थिंग, टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर कितना देते हो। अगर कम टेम्परेचर देते हो तो उस हिसाब से उसमें जो है ना जो लार्जर आप चेन पास करते हो तो उसमें इतने ब्रेक डाउन नहीं पॉसिबल। जितना आप हीट ज़्यादा देते हो तो उसमें से स्मॉलर चेन फिर बनेंगे। सही हो गया। थर्ड वन जो है वो क्या है, टाइम ऑफ हीटिंग, कि आप जो है ना उस कंपाउंड को टाइम कितना देते हो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ही स्मॉलर पार्ट्स आपके पास बनेंगे। फोर्थ वन, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, के रिएक्शन में जो है ना कैटलिस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है। और नॉर्मली जो है ना एल्यूमिना और सिलिका इस टाइप ऑफ रिएक्शंस में यूज़ होती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बात की कि वो डिपेंडेंट है ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल अल्केन। तो अगर हम बात कर ले स्टेबिलिटी की, तो इस केस में आपके पास जो स्ट्रेट चेन है, सही हो गया। इन केस ऑफ पायरालिसिस जो स्ट्रेट चेन है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में जो डिकम्पोजिशन है वो मोर रैपिडली होती है देन स्ट्रेट चेन। जो अभी तक हम बात कर रहे थे पायरालिसिस की,
उस केस में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हीटिंग प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन इसका एक अदर टाइप भी है जिसमें क्या होता है, स्टीम को उसमें से पास आउट करते हैं। क्या करते हैं, स्टीम को पास आउट करते हैं एट 700 to 900 डिग्री सेल्सियस। इस केस में जो है ना आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, मोस्टली अल्कीन। फर्स्ट केस में अल्केन बन रहा था और इस केस में क्या बनता है आपके पास, अल्कीन। फॉर एग्जांपल, आप जो है ना कोई एक कंपाउंड उस चेम्बर में से पास करते हो और उसमें साथ क्या ट्रीट करते हो, स्टीम को ट्रीट करते हो। उस कंपाउंड में कितने अल्केन, अल्केन में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन और मोर देन 6 कार्बन। जब आप उसमें से स्टीम को पास आउट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा है, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, और ये क्या है, सपोर्टेड मीडिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन सा है, एल्यूमिना। मतलब कि ये क्रोमियम ऑक्साइड को एल्यूमिना पे डिपॉजिट किया हुआ है, तो एब्जॉर्ब किया हुआ है। जब आप इसमें से ये अल्केन पास करते हो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 आर मोर देन 6, और टेम्परेचर कितना है, 450 to 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिहाइड्रोजनेशन और साइक्लाइजेशन, और ये आइसोमराइज भी होता है इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जब अल्केन को पास करते हो एट 450 to 600 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, क्रोमिक ऑक्साइड आपके पास है सपोर्टेड ऑन एल्यूमिना। तो इस केस में जो कंपाउंड आपके पास बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल, इस केस में फर्स्ट एग्जांपल में देख ले, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 नंबर ऑफ कार्बन है। जब इसमें से पास आउट करते हैं एट दिस टेम्परेचर, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बन रही है आपके पास और प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर इसमें से 6 नंबर ऑफ कार्बन में से ज़्यादा हो, उसमें यहाँ पे कितने, 7 हेप्टेन। जब हम हेप्टेन इसमें से पास आउट करते हैं तो 6 रिंग बना लेता है, और एक जो आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन है वो क्या बनता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है यहाँ पे। तो क्या बनता है यहाँ पे, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को क्या कहते हैं, टॉलुइन। तो इस केस में आपके पास टॉलुइन भी बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। सही हो गया। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन मीन्स कि आपके पास एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देख ले, स्ट्रेट चेन जो है ना ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर ले तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, इक्वल है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो ब्यूटेन है इसको रिएक्ट किया है किसके साथ, अल्कीन के साथ। कोई भी अल्कीन आप ले ले, ये क्या है, कैटालिटिक अमाउंट में आपने अल्कीन लेना है, प्लस HCl भी कैटालिटिक अमाउंट में ही लेना है। सही हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये भी कैटालिटिक अमाउंट में ही है आपके पास एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये आइसोमराइज होता है, एन ब्यूटेन आइसोमराइज हो रहा है आइसोब्यूटेन में। सही हो गया। एन ब्यूटेन किस में आइसोमराइज हो रहा है, आइसोब्यूटेन में। लास्ट जो 4-5 रिएक्शंस हमने देखे उसमें कौन सा रिएक्शंस इन्वॉल्व था मैकेनिज्म में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन इस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, इस केस में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन या आयनिक चेन रिएक्शन इन्वॉल्व है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किस तरह होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, जिस तरह हमने बात की कि अल्कीन और HCl आपको कैटालिटिक अमाउंट में चाहिए होगा, तो अल्कीन और अल्केन आपके पास क्या हो रहा है, अल्कीन रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, तो ये क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। और यहाँ पे क्या है, इस केस में जिस तरह हमने AlCl3 यूज़ किया था, तो ये यहाँ पे आपके पास AlCl4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्यों बन रहा है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनता, सेकेंडरी बन रहा है और प्राइमरी नहीं बन रहा। तो ये एक अलग टॉपिक है, मार्कोनिकॉफ रूल। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल है क्या, और जिसकी वजह से आपके पास मोस्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होती है वो बनती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट ये है तो इसलिए ये बन रहा है, और आपके पास ये जो है ना मतलब कि लेस स्टेबल है तो इसलिए ये नहीं बन रहा। तो इस केस में आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो यही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फिर अल्केन के साथ रिएक्ट होके क्या बनता है, आपके पास यहाँ पे अल्केन बन गया और यहाँ पे भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये प्रोटॉन यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था और यहाँ से भी,
मतलब कि ये प्राइमरी प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था और सेकेंडरी भी, लेकिन इसने सेकेंडरी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया। क्यों? इसलिए जिस तरह हमने पहले बात की कि आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द प्राइमरी वन, तो इसलिए ये जो सेकेंडरी आपके पास प्रोटॉन है वो उसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और प्राइमरी को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे अगर हम बात कर ले, अगर ये सपोज प्राइमरी हो जिस तरह यहाँ पे है, तो ये क्या है? कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और इस केस में कितने अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है? वन अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। और इस केस में कितने इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है? 2। एक ये अल्काइल ग्रुप होगा और एक ये। इस कार्बोकेटाइन को दो, ये ऑलरेडी आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है और ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये जो है ना सेकेंडरी है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये आपके पास ज़्यादा बन गया और यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बना। तो यहाँ पे सेकंड जो आपके पास है ये सेकेंडरी से जो है ना रीअरेंज होता है, आइसोमराइज होता है किस में? टर्शरी में। पहले ये प्राइमरी के थ्रू जो है ना ये सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ मूव कर रहा है थ्रू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला मिथाइल कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। सही हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जहाँ पे कार्बोकेटाइन था यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कार्बोकेटाइन अभी कहाँ पे बनेगा? इस प्राइमरी वाले कार्बन पे। तो अभी क्या होगा? यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपके पास बनेगा। कौन सा? टर्शरी। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन आपके पास ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये बना कंपेयर टू सेकेंडरी वन। और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, तो इसलिए सेकेंडरी ज़्यादा बनता था पहले। यहाँ पे क्या था? सेकेंडरी बन रहा था और ये सेकेंडरी फिर इसने ये दूसरा जो कार्बोकेटाइन था सेकेंडरी उसको जनरेट किया और ये आइसोमराइज होके किस में आ गया? टर्शरी में। तो ये जो आपके पास नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल है एन अल्केन का, तो उसमें से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपके पास ये अल्केन बन जाएगा, आइसोमर बन जाएगा अल्केन का, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। तो ये क्या है आपके पास? इसमें कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है? कार्बोकेटाइन चेन रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसी तरह ये साइकिल अभी चलता रहेगा। इसके साथ अल्केन के रिएक्शन ख़त्म हुए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर रिएक्शंस के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदाए पामान।